अब यहाँ पर देखो रिलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर आपके पास केसेस हैं। केस क्या है आपके पास? मटेरियल का पहला केस क्या है? कहता है इफ़ मटेरियल इज़ नॉट इन स्टॉक, मटेरियल तुम्हारे पास स्टॉक में है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, 0 kgs, देन इट हैज़ टू बी परचेज्ड। सीधी सी बात है भाई, तुम्हारे पास मटेरियल है ही नहीं स्टॉक में तो तुम खरीदोगे ना, तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो उसकी करंट परचेज प्राइस होगी, सही है ना। तुम कितने में अब खरीदोगे वो उसकी क्या होगी? करंट परचेज प्राइस। रिलेवेंट कॉस्ट इज करंट परचेज प्राइस, और करंट परचेज प्राइस का दूसरा नाम आपके पास क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट परचेज प्राइस को आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हो, सही है। तो मतलब आपके पास, फॉर सपोज आपके पास स्टॉक में कुछ भी नहीं रखा है, तो सीधी बात है ना, आप परचेज करोगे तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी आपके पास? कितने में खरीदोगे, कितने में खरीदोगे वो कॉस्ट आपके लिए रिलेवेंट होगी। क्यों रिलेवेंट होगी? अगर नहीं खरीदोगे तो वो कॉस्ट नहीं आएगी, अगर खरीदोगे तो वो कॉस्ट आएगी। तो मतलब डिसीजन लोगे तो आएगी, नहीं लोगे तो नहीं आएगी। ऐसी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती थी? रिलेवेंट कॉस्ट होती थी। तो इधर रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है? करंट परचेज प्राइस। अब कहता है केस 2, इफ़ मटीरियल इज़ इन स्टॉक, मटीरियल है स्टॉक में बट हैज़ फ्यूचर और रेगुलर यूज़, फ्यूचर और रेगुलर यूज़। अब देखो इस बात का मकसद क्या है। तुम्हारे पास स्टॉक में 2 kg पड़े हैं पर ये बुक्ड है, ये क्या है? बुक्ड हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक ऑर्डर आ चुका है कि तुम्हें 2 kg मटेरियल चाहिए। इसका मतलब अब तुम्हारे पास कितने हैं? 0 kg फिर से। तो इसका मतलब है इफ़ मटेरियल इज़ इन स्टॉक बट हैज़ फ्यूचर और रेगुलर यूज़, रिलेवेंट कॉस्ट इज करंट परचेज प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर से क्योंकि पड़ा हुआ है स्टॉक में सामान लेकिन वो बुक्ड है, वो ऑलरेडी यूज़ होगा। इसका मतलब अब तुम्हारे पास फिर से 0 है, और फिर से 0 का मतलब है कि रिलेवेंट कॉस्ट किसके बराबर होगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट के। केस 3 क्या कहता है? केस 3 कहता है कि इफ़ मटीरियल इज़ इन स्टॉक, स्टॉक में मटेरियल है बट हैज़ नो फ्यूचर और रेगुलर यूज़। स्टॉक में मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई यूज़ नहीं है, कोई बुक्ड यूज़ नहीं है लेकिन पड़ा हुआ है, तो रिलेवेंट कॉस्ट किसके बराबर होगी? स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल। इफ़ देयर इज़ नो स्क्रैप वैल्यू देन रिलेवेंट कॉस्ट विल बी 0। देखो कह रहा है तुम्हारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हुआ है, अब ना तुम्हें उसे यूज़ करना है ना कुछ, सही है। और बाहर से तुम्हें एक स्पेशल ऑर्डर आता है जिसके लिए मटेरियल चाहिए। अब रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? ये मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि मटेरियल बिल्कुल फारिग पड़ा है, किसी काम का नहीं है। तो जब फारिग पड़ा होता है तो हम क्या कर देते हैं? उसको बेच देते हैं। जब बेचते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू आती है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि बेचने पर जो भी पैसे तुम्हें मिलेंगे, बेचने पर जो भी पैसे तुम्हें मिलेंगे, फॉर सपोज़ तुमने मटेरियल ख़रीदा है 100 रुपये का, जब तुम इसको जो है बेचने जाते हो तो तुम्हें कितने मिलते हैं? फॉर सपोज़ 50 रुपये मिलते हैं, सही है। अब तुमने क्या कर दिया? एक स्पेशल ऑर्डर आया और उसके अंदर ये सामान यूज़ कर दिया, जो भी मटेरियल था तुमने उसको यूज़ कर दिया। तो मुझे बताओ, जब स्पेशल ऑर्डर की तुमने अपॉर्चुनिटी ली, बेनिफिट लिया, इस बेनिफिट को लेने की वजह से ये बेनिफिट तो चला गया ना। तुम अगर बाहर बाज़ार में बेचते तो 50 रुपये तुम्हें मिलते। तो एक बेनिफिट जब लेते हैं और दूसरा बेनिफिट छूट जाता है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते थे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? रिलेवेंट कॉस्ट होती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि रिलेवेंट कॉस्ट विल बी स्क्रैप वैल्यू। अगर
फॉर सपोज़ मार्केट में तुम सामान लेकर जा रहे हो, तुमने 100 रुपीज़ का ख़रीदा है और मार्केट में जब तुम लेकर गए तो तुम्हें ज़ीरो मिला, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुमने जस्ट उसको फेंक दिया और वो तुम्हें 0 रुपीज़ मिले। तो अगर स्क्रैप वैल्यू 0 होगी तो रिलेवेंट कॉस्ट भी क्या होगी, 0 होगी। रिलेवेंट कॉस्ट भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आ ही नहीं सकती, इधर कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा था जो छूट जाता हमसे। तो इसका मतलब है कि अगर स्क्रैप वैल्यू ही 0 है तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0। पहला केस क्या था, तुम्हारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, मटेरियल है ही नहीं स्टॉक में, 0 kgs है, तो तुम जो खरीदोगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट तुम्हारी रिलेवेंट कॉस्ट है। अब तुम्हारे पास मटेरियल है, तुम्हारे पास मटेरियल लेकिन वो बुक है, इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास अभी भी 0 kgs ही हुए। अब तुम्हारे पास मटेरियल तो पड़ा है, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू है, बेचने पर कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन तुमने स्पेशल ऑर्डर में जब यूज़ किया तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू, जो कि क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चौथा केस है, इफ़ मटेरियल इज़ इन स्टॉक एंड हैज़ नो फ्यूचर और रेगुलर यूज़ बट इट विल इनकर डिस्पोजल कॉस्ट। अब क्या लग रही है, डिस्पोजल कॉस्ट लग रही है। देखो फॉर सपोज़ तुम्हारे पास, तुमने मटेरियल ख़रीदा 100 रुपये का। देखो कंपनीज़ में या बड़ी बड़ी, देखो फॉर सपोज़ केमिकल कंपनी है, केमिकल कंपनी जब कोई भी केमिकल बनाती है ना, तो आखिर में जो वेस्ट निकलता है ना, ये वेस्ट बहुत टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। इस वेस्ट को फेंकने के लिए ना बहुत ही सेफ़ जगह पे फेंकते हैं, जहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन अफेक्ट ना हो, बहुत सेफ़ जगह पर फेंकते हैं। तो जब सेफ़ जगह वो ढूंढते हैं ना और फेंकते हैं तो उनको 10,000 और लगते हैं, खर्चा लग गया, पैसा मिला नहीं, पैसा चला गया। सही है। जैसे बाहर मुल्क में टायर की कंपनी होती है, कोई भी टायर की कंपनी होती है ना, तो वो क्या करती हैं, तुम्हारी कार से जब वो टायर निकालती हैं और नया टायर लगाती हैं, तो वो तुम्हें बोलती है पुराना टायर को डिस्पोज करने के पैसे लगेंगे, फेंकने के पैसे लगेंगे, तो तुम और 200 रुपये दो तो मैं तुम्हें नया टायर लगा के दूँ या डिस्पोज करूँ। तो इसका मतलब है पैसा आया नहीं। स्क्रैप वैल्यू के अंदर क्या हो रहा था, स्क्रैप वैल्यू के अंदर जब तुम चीज़ को बेचने गए, तुमने चीज़ को बेच दी तो तुम्हारे पास पैसा आया, सही है। और डिस्पोजल कॉस्ट क्या थी, जब तुम चीज़ को फेंक रहे थे, डिस्पोज कर रहे थे, तो तुम्हारा कोई ना कोई खर्चा हो रहा था लेकिन हुआ नहीं। तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, मटेरियल को तुम डिस्पोज करने जा रहे थे, मटेरियल को डिस्पोज करते तो कुछ ना कुछ खर्चा होता ना, लेकिन तुमने स्पेशल ऑर्डर में यूज़ कर दिया तो अब ये कॉस्ट तो नहीं आएगी ना। तो स्पेशल ऑर्डर में यूज़ करने से डिस्पोजेबल कॉस्ट तुम्हें लगी ही नहीं, तो ऐसी कॉस्ट के अंदर इसको तुम बोलते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, रिलेवेंट कॉस्ट। इफ़ मटेरियल इज़ इन स्टॉक, नो फ्यूचर और रेगुलर यूज़ बट इट विल इनकर डिस्पोजल कॉस्ट, डिस्पोजल कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट सेविंग्स फ्रॉम डिस्पोजल आर रिलेवेंट। देखो वो पैसा बच गया ना, अगर तुम उसको डिस्पोज करने जाते तुमसे और वो 500 मांग लेते तो डिस्पोज पे और पैसा लगता, तो जो डिस्पोज पे और पैसा लग रहा था वो पैसा तुम्हें अब नहीं लगा, क्योंकि तुमने मटेरियल यूज़ कर दिया, मटेरियल कुछ ना कुछ स्पेशल ऑर्डर में यूज़ कर दिया, तो तुम्हारे पैसे बच गए ना। इन बचे हुए पैसों को ही सेविंग्स बोला है उन्होंने। तो पैसे बच गए तुम्हारे, वरना खर्चा हो जाता, तुम फेंकने जाते और तुम्हें फेंकने के 500 देने पड़ते। तो अब तुमने मटेरियल को यूज़ कर दिया तो तुम्हारे 500 बच गए, तो ये जो सेविंग्स बची हैं तुम्हारी, ये तुम्हारी रिलेवेंट कॉस्ट है। अगर तुम फेंकने जाते तो 500 खर्चा आता, अगर तुम फेंकने नहीं गए तो 500 खर्चा नहीं आया। ऐसी कॉस्ट जो डिसीजन लेने की वजह से ही आई उसको रिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर रिलेवेंट कॉस्ट कौन सी है, डिस्पोजल कॉस्ट।
क्योंकि अगर फेंकने जाती तो आता, नहीं जाती तो नहीं आता। तो मटेरियल के आपके पास 4 केसेस हो चुके हैं। इसका पहला एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है कि आ स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर्स 3 मटीरियल्स एज फॉलो। कहता है कि मटीरियल ए, बी और सी, सही है। kgs रिक्वायर्ड 1000, 500, 800, kgs ऑलरेडी इन स्टॉक 0, 300, 650 और बुक वैल्यू आपके पास, स्क्रैप वैल्यू और रिप्लेसमेंट आपके पास दी गई है। अब आपके पास कहता है कि मटीरियल बी इज़ रेगुलरली यूज्ड। मटीरियल बी आपके पास रेगुलर यूज़ में है, 500, 300 ऑलरेडी स्टॉक में है और तुम्हें 500 चाहिए, तो ये ऑलरेडी बुक हैं। 300 तुम्हारे पास ऑलरेडी बुक हैं, कोई तुम्हें ये 300 नहीं दे सकता। क्वेश्चन ने तुम्हें बोल दिया, क्वेश्चन ने बोला मटेरियल बी रेगुलर यूज़ में है, इसका मतलब ये जो 300 पड़े हैं ये कोई तुम्हें देगा ही नहीं। तो अब तुम्हारे पास 300 तो ये कोई तुम्हें देने वाला ही नहीं है। तुम्हें केजीज कितने चाहिए? तुम्हें 500 केजीज चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक में कितने हैं? 300। तो तुम्हें जो ऑलरेडी स्टॉक में है, यूज़ में है, वो कोई नहीं देगा। तो इसका मतलब है रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगेगी 8 पर केजी। तो 500 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगी 4000। सही है, 4000 आ गई। तो मटेरियल बी की रिलेवेंट कॉस्ट कितनी है? 4000 है। अब कहता है मटेरियल सी हैज़ नॉट इन रेगुलर यूज़। मटेरियल सी रेगुलर यूज़ में नहीं है, मतलब तुम्हें 650 वो दे देंगे, यूज़ ही नहीं है उसका, लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू ज़रूर है। तो स्क्रैप वैल्यू मतलब तुम उसको जब बेचने जाओगे तो तुम्हें कुछ पैसा तो मिलेगा ही। कितना मिलेगा? स्क्रैप वैल्यू है 4 पर केजी। तो कितने बनाए? 650 को मल्टीप्लाई करो आप 4 से। 650 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा 2600। इसका मतलब है 2600 आपके पास आना था लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने 800 में से 650 यूज़ कर लिया है। तो मतलब 2600 तुम्हें मिल जाते अगर तुम यूज़ ना करते, पर तुमने यूज़ तो किया है। तो 2600 क्या है आपके पास? रिलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन अब देखो मटेरियल तुम्हें 800 चाहिए, तुमने सिर्फ 650 यूज़ किया है। 150 अभी भी और चाहिए तुम्हें। तो 150 अब स्टॉक में तो है ही नहीं, स्टॉक में 650 था, तुम यूज़ कर चुके और स्क्रैप वैल्यू उसकी हमने निकाल दी। अब बचा तुम्हें 150 और चाहिए, स्टॉक में ज़ीरो हो गया। अब ये 150 तुम लोगे मार्केट की प्राइस पे, और मार्केट का रेट कितना है? 7 पर केजी। मार्केट ने रेट कितना निकाला है? 7 पर केजी। मार्केट का रेट कितना है? 7 पर केजी। अब ये जो 7 पर केजी है ये किस पे लगेगा? 7 × 150। तो 7 × 150 करोगे तो कितना आएगा? आपके पास आ जाएगा 1050। तो 1050 के अंदर जब तुम 2600 प्लस करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा ये 3650। तो रिलेवेंट कॉस्ट प्रोडक्ट सी की कितनी है? प्रोडक्ट सी की है 3650। पहली स्क्रैप वैल्यू, दूसरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब देखो कह रहा है, अब तुम बोलोगे कि प्रोडक्ट ए के बारे में तो, मटेरियल ए के बारे में तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। खुद देखो तुम्हें 1000 केजी चाहिए और स्टॉक में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। स्टॉक में कुछ है ही नहीं। तो सीधी बात है, जब स्टॉक में कुछ होता नहीं है तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बराबर होती है। तो 6 × 1000 जब करोगे, 6 × 1000 करोगे तो आ जाएगी 6000। तो मुझे बताओ रिलेवेंट कॉस्ट आ गई हर प्रोडक्ट की। मटेरियल ए की रिलेवेंट कॉस्ट, मटेरियल बी की रिलेवेंट कॉस्ट और मटेरियल
सी की रिलेवेंट कॉस्ट। और ये चारों केसेस जब तुम्हें रटते जाएंगे तो तुम समझ जाओगे कौन सा केस तुम्हारे सामने आया है। पहला वाला केस क्या था, स्टॉक में कुछ भी नहीं है लेकिन तुम्हें चाहिए, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या था, मटेरियल स्टॉक में है लेकिन बुक हुआ है तो भी किसी काम का नहीं है, तो किसके बराबर होगा, रिलेवेंट कॉस्ट। अब मटेरियल स्टॉक में है और कोई यूज़ नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू है उसकी, तो स्क्रैप वैल्यू आपकी रिलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन अभी भी तुम्हें 150 और चाहिए, तो 150 जब और चाहिए तो ये नए रेट पे ख़रीदोगे 7 पर केजी। सही है, तो इसको आप बोलते हो रिलेवेंट कॉस्टिंग के 4 केसेस मटेरियल से रिलेटेड। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, अब वो लेबर से रिलेटेड है। तो अब हम करेंगे लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो लेबर के बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ छोटे से 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है, केस नंबर 1 है, इफ़ लेबर नीड्स टू बी हायर्ड। सीधी बात है, तुम्हारे पास लेबर ख़त्म हो गया है, जैसे मटेरियल ख़त्म हो गया था, लेबर ज़ीरो। अब लेबर को हायर करने की ज़रूरत है आउटसाइड से, द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो भी उसकी हायरिंग कॉस्ट होगी, सही है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट पर आवर। हायरिंग कॉस्ट या बोलते हैं नॉर्मल रेट पर आवर। सीधी बात है, तुम्हारे पास लेबर है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके लिए तुम्हारे पास रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, रिलेवेंट कॉस्ट तुम्हारे पास होगी जो तुम आउटसाइड से लेबर खरीदोगे। हायरिंग कॉस्ट जो तुम उसको दोगे वो तुम्हारी रिलेवेंट कॉस्ट होगी। केस 2 तुम्हारे पास कहता है इफ़ लेबर हैज़ स्पेयर कैपेसिटी। इसका मतलब है कंपनी के अंदर जो लेबर बैठा है ना, फारिग बैठा हुआ है, स्पेयर कैपेसिटी है उसके पास, वो फारिग बैठा हुआ है, तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, 0 फॉर दोज आवर्स, 0 फॉर दोज आवर्स। देखो तुम सोचोगे कि रिलेवेंट कॉस्ट 0 क्यों हुई, देखो यहाँ पर बिल्कुल लेबर फारिग बैठा है। तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था कि आइडल टाइम की जो पेमेंट होती है वो डायरेक्ट, उसकी जो पेमेंट होती है ना, डायरेक्ट वेजेस होते हैं उसके, उसमें से ही निकाली जाती है। मतलब आइडल टाइम हो या कुछ भी हो, हमें तो उसको पे करना ही करना है ना, हमें तो पे करना है। तुम बोलते हो कि मेरे पास कंपनी में 10 घंटे काम करता है लेबर, उसमें से 8 घंटे काम हो रहा है, बाकी के जो 2 घंटे हैं ना ये फारिग गए हैं, लेकिन फिर भी तुम उसकी पेमेंट करते हो ना, पेमेंट तो करनी पड़ेगी तुम्हें पूरे 10 आवर्स की, सही है। अब वो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने उसको उन 2 घंटों में फारिग रखो या उन 2 घंटों में तुम उनसे काम लो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन तुम दोगे उसको पूरा 10 घंटे की पेमेंट दोगे, तो रिलेवेंट कॉस्ट तो कुछ हुई नहीं ना, ये तो एक किस्म की फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, तुम्हें उसको 10 घंटे की देनी ही देनी है, कुछ भी हो जाए, तो मतलब कुछ भी हो जाए, और ऐसी कॉस्ट को आप क्या बोलते थे, इररिलेवेंट कॉस्ट। तो जब इररिलेवेंट कॉस्ट आ गई तो रिलेवेंट कॉस्ट विल बी 0 फॉर दोज आवर्स, सही है। अब केस 3 बोलता है इफ़ लेबर इज़ इन शॉर्ट सप्लाई एंड नीड टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम नॉर्मल प्रोडक्शन। शॉर्ट सप्लाई का मतलब है कि तुम्हारे पास बड़ा ऑर्डर आ गया है, सारे लेबर काम कर रहे थे, अब तुम्हारे पास ऑर्डर आ गया है, तुम्हें हज़ार प्रोडक्ट बनाने हैं एक, नॉर्मली तुम 500 बनाते हो, तो नॉर्मल प्रोडक्शन से तुमने उनको डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट का मतलब है उनका ध्यान भटका के तुमने इन 1000 में 500 से 1000 पे रख दिया। तो अब देखो, नीड टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम नॉर्मल प्रोडक्शन टू फुलफिल स्पेशल ऑर्डर। किसी ने स्पेशल ऑर्डर किया था, उसको फुलफिल करने के लिए तुमने अपने वर्कर को शॉर्ट सप्लाई के लिए डाइवर्ट कर दिया। तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, इज़ मेड अप ऑफ 2 आइटम्स। यहाँ पे रिलेवेंट कॉस्ट बनेगी दो चीज़ों को मिलाकर। देखो अब हम देखते हैं कौन सी 2 चीज़ें वो अंदर डालता है। पहली चीज़ें वो डाल रहा है कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लेबर, सीधी सी बात है, रिलेवेंट कॉस्ट है, तुम उससे काम लोगे
तुम उससे कोई भी काम लोगे तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लेबर तो तुम उसको दोगे ही दोगे, एक्स्ट्रा काम लोगे या ओवर टाइम कराओगे तो नॉर्मल कॉस्ट लोगे। अब कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू डाइवर्जन, इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन लॉस इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तुमने लेबर को 500 से 1000 पे लगा दिया, नॉर्मली वो 500 बनाते हैं। अब जो कंट्रीब्यूशन बेनिफिट इन 500 में से आना था वो तो लॉस्ट हो गया। अब तुमने उसको नई चीज़ पे लगा दिया है, तो एक बेनिफिट लॉस्ट होता है, दूसरा बेनिफिट आता है। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? रिलेवेंट कॉस्ट होती है। अब तुमने लेबर से ओवर टाइम काम करवाया है, एक्स्ट्रा काम कराया, तो तुम उसकी नॉर्मल पे भी बढ़ाओगे। तो इधर आपके पास दो चीज़ों की बनी हुई होती है। पहली चीज़ है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लेबर, दूसरी चीज़ है कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू डाइवर्जन। 500 यूनिट जब वो बना रहे थे उसमें से कुछ ना कुछ पैसा आता, अब वो नहीं आएगा क्योंकि तुम अब वो 1000 यूनिट्स बना रहे हैं स्पेशल ऑर्डर के, तो तुमने इनको डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करने से जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? रिलेवेंट कॉस्ट होती है। तो टोटल रिलेवेंट कॉस्ट दो चीज़ों से मिलके बनी, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लेबर से और कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू डाइवर्जन। अब देखो 3 केसेस हम पढ़ चुके हैं लेबर के, हम लेबर के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपके पास सारी चीज़ों के रेट दिए हुए हैं और अब बोल क्या रहा है कि स्पेशल ऑर्डर इज़ अंडर कंसीडरेशन विच रिक्वायर 3 आवर्स ऑफ लेबर। कितना है? 3 घंटे लगेंगे लेबर के उसके ऊपर। तो नॉर्मल देखो 3 घंटे उसके ऊपर लग रहे हैं और अब तुम कितना देते हो? लेबर है 5 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 पर आवर। रेट कितना है? 2 पर आवर है। 3 घंटे लगते हैं, 2 पर आवर रेट है, तो मतलब 6 नॉर्मल पे तो 6 बननी चाहिए उसकी। अब कह रहा है व्हाट इज़ द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इफ़ लेबर इज़ टू बी हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारे पास लेबर है ही नहीं और तुम अब क्या करोगे? लेबर को बाहर से लाओगे, तो 5 आवर काम कराना है। देखो 3 घंटे काम कराना है लेबर से, तो 2 पर घंटे उसका रेट है। जब तुम लेबर को बाहर से लाओगे तो मुझे बताओ कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी। ये पहला केस है। कौन सी कॉस्ट है? हायरिंग कॉस्ट, जिसको बोलते हो नॉर्मल रेट पर आवर। क्या बोलते हो? नॉर्मल रेट पर आवर कितना है? तो नॉर्मल रेट पर आवर कितना है मुझे बताओ? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 6। मतलब अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लेबर लाते हो तो तुम्हें 6 रुपये लगेंगे। अब दूसरा सवाल कहता है व्हाट इज़ द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इफ़ लेबर हैज़ अ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 2 आवर्स। स्पेयर कैपेसिटी है, इसका मतलब है वो कह रहा है 2 घंटे वो फारिग बैठा होता है। इन 2 घंटों की तो तुम पेमेंट कर चुके हो उसको, इसका मतलब है स्पेयर आवर्स के अंदर रिलेवेंट कॉस्ट 0 होती है। अब कितने घंटे बचे? 1 घंटा और बचा है, और 1 घंटा और बचा है, तो मुझे बताओ 1 घंटे का रेट कितना है? 2। तो रिलेवेंट कॉस्ट कितनी होगी टोटल? 2 घंटे वो फारिग बैठता है, मैंने क्या करवाया? उन 2 घंटों में उससे काम करवा लिया, सही है। लेकिन अभी भी मुझे 1 घंटा चाहिए क्योंकि 3 आवर लगते हैं स्पेशल प्रोडक्शन में, तो उस 1 घंटे की मैंने नॉर्मल रेट पे पेमेंट कर दी। रिलेवेंट कॉस्ट क्या हुई आपके पास? 2। अब आपके पास कहता है व्हाट इज़ द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इफ़ लेबर इज़ इन शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई के अंदर है, इसका मतलब है कि उसको डाइवर्ट कर दिया तुमने डायरेक्टली 3 आवर्स ऑफ लेबर में। इसका मतलब है पहले जो वो बना रहा था उसके में कंट्रीब्यूशन लग रहा था 11, ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाएगा जब ये नया ऑर्डर लेगा। और जब वो पहले कुछ भी बना रहा था तो लेबर
का जो नॉर्मल पेमेंट था ना, हमारा नॉर्मल पेमेंट वो था हमारे पास 10, तो 10 ये हो गया 21। तो 21 जो है आपके पास दोनों को मिला के बनी रिलेवेंट कॉस्ट। तीनों केसेस ऊपर हम पढ़ के आए हैं, तीनों केसेस ये हो गए प्रोडक्शन, फुलफिल, ऑर्डर, रिलेवेंट। तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लेबर रखी मैंने, कंट्रीब्यूशन, लॉस ड्यू डाइवर्जन 11, 10 और दोनों को मिलाया तो कितनी हो गई आपके पास 21। सही है, यही केसेस हैं। अब आपके पास ये ऑर्डर्स है, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ, इसमें से एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, बाकी के दो आपको खुद करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स 500 kgs ऑफ मटीरियल एक्स। अब कहता है 300 लीटर ऑफ मटीरियल वाई चाहिए। एक ऑर्डर है जिसके अंदर वाई के 300 लीटर चाहिए और एक्स के 500 kgs चाहिए। देयर आर 280 kgs ऑफ मटीरियल एक्स इन स्टॉक के अंदर 280 पड़े हैं। वॉट फ्यू ईयर्स अगो फॉर 3 kg। फ्यू ईयर्स अगो मतलब बहुत पहले ले लिया है तुमने स्टॉक, पास्ट कॉस्ट है। पास्ट कॉस्ट हमारे किसी काम की नहीं है, संक कॉस्ट पढ़ कर आए हैं, इररिलेवेंट है, किसी काम की नहीं है। इस लाइन को कट कर दो, काम की नहीं है। दे कैन बी सोल्ड एज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 1.5 पर kg। कह रहा है अगर आप इसको यूज़ नहीं करो ना तो स्क्रैप वैल्यू तो है इसकी, सही है। एंड कैन बी बॉट फॉर 6 पर kg, मतलब उनका रेट है आज के ज़माने में 6 पर kg। दे आर यूज इन वेराइटी ऑफ जॉब्स। मटीरियल वाई हैज़ नो अदर। देखो पहले हम मटीरियल किसकी निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं मटीरियल एक्स की रिलेवेंट कॉस्ट। देखो केस क्या है, केस कहता है तुम्हारा कि तुम्हें मटीरियल एक्स चाहिए 500 kg, तुम्हारे पास अवेलेबल कितना है, देखो अवेलेबल है तुम्हारे पास 280। इसकी स्क्रैप वैल्यू है कुछ ना कुछ, तुम बेचते तो तुम्हें कितने मिलते 1.5 पर kg, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो 1.5 इंटू 280 करो, आ जाएगा 420, सही है। स्क्रैप वैल्यू है कुछ ना कुछ। कैन बी बॉट एट 6 पर kg। अभी भी देखो 280, 500 चाहिए लेकिन कितना लिया है 280, मतलब अभी भी तुम्हारे पास 220 तुम्हें चाहिए, जो तुम स्टॉक में अब अवेलेबल ही नहीं है, जितने थे तुमने ले लिए। जब स्टॉक में ज़ीरो अवेलेबल होते हैं तो तुम नए रेट पे ख़रीदोगे, तो इनटू करो 6, तो ये आ जाएगा 1320। तो मटीरियल एक्स की जो टोटल आपके पास बनेगी वो हो गई 1740। अब कहता है मटीरियल वाई हैज़ नो अदर यूज़, कोई यूज़ नहीं है, बिल्कुल फारिग पड़ा हुआ है। एंड कैन बी स्क्रैप्ड फॉर 3 पर लीटर। 100 लीटर्स इन स्टॉक बॉट फॉर 2 पर लीटर। पास्ट कॉस्ट है, ख़रीदा था तब 2 लीटर का था, बट आज उसकी प्राइस क्या है 7 पर लीटर है। कह रहा है 3 पर लीटर उसकी स्क्रैप वैल्यू है, मटीरियल वाई की स्क्रैप वैल्यू। 100 लीटर तुम्हारे स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो मुझे बताओ जब 100 तुम यूज़ करोगे तो स्क्रैप वैल्यू वाला फ़ायदा तुम्हारे हाथों से चला जाएगा 300 ये। अब कहता है कि तुम्हें मटीरियल वाई चाहिए कितना था, 300 चाहिए था, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हें 100 मिला है, तो तुम 200 तो और ख़रीदोगे। जो तुम 200 ख़रीदोगे वो पुराने रेट पे ख़रीदोगे, नए रेट पे ख़रीदोगे, सीधी बात है, तुम नए रेट पे ख़रीदोगे इंटू 7। तो आप 200 इंटू जब करोगे 7 तो ये हो जाएगा 1400। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास 1700 इसकी, 1740 इसकी, तो ये आपके पास हो जाएंगे 3440 टोटल। तो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपके पास आ गई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना है। जो चीज़ इररिलेवेंट है, संक कॉस्ट आ जाए, कमिटेड कॉस्ट आ जाए आपके पास, या अनअवॉइडेबल नोशनल कॉस्ट आ जाए,
ये सब आपके काम की नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ पूछेगा रिलेवेंट कॉस्ट क्या है। तो अब क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद ये चैप्टर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने पढ़ा क्या, लिमिटिंग फैक्टर का मेक और बाय डिसीजन पढ़ा और रिलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा। सही है। रिलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर केसेस पढ़े, 4 केस आपके पास मटेरियल के थे, 3 केस आपके पास लेबर के थे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको पढ़ो कि सोचने वाली बात है। देखो, जब तुम नई चीज़ खरीदोगे तो नए रेट पे खरीदोगे, पुराने रेट तुम्हारे काम के नहीं है तो वो पास्ट में आ गए। या तो तुम सोच के एग्ज़ाम में सारी रिलेवेंट चीज़ें निकालो, या तो तुम इन 4 केसेस और 3 इन केसेस का रट्टा मार लो। सही है।